एक शेर बड़ा अच्छा है उदय प्रताप जी का कि इस दौर में जहां सब डोल रहे हैं, एक तुझे ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूँ कि उससे हिम्मत मिलती कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो लेकिन हाँ, चूंकि वो परिस्थितियां नहीं है इसलिए हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हम वहां हैं जहां वो नहीं होने देना चाहते थे, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में और लोगों के यकीन और भरोसे में। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे बहुत प्रिय लगता है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। शुक्रिया बहुजन यूट्यूबर मीट और इसके आयोजन करने वाले सुमित चौहान का और उनकी पूरी टीम का। एक शेर बड़ा अच्छा है उदय प्रताप जी का कि इस दौर में जहां सब डोल रहे हैं, एक तुझे ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले लोगों की जमात यहाँ इकट्ठा हुई है। आप सबका स्वागत। कि जिस व्यक्ति का मूल पेशा प्रोफेसर होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं प्रोफेसर नहीं हूं, चाहता तो हो सकता था, बस वही एक कमी रह गई, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं कि उससे हिम्मत मिलती है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो आज आपके सामने खड़े उसी ऋण की वजह से, और मुझे लगता है कि इस बहुजन यूट्यूबर मीट का एक कामयाबी इस बात के लिए भी है कि उसने ऋण वाले देश भर के बिखरे अलग अलग इलाकों में काम कर रहे तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। लेकिन एक प्रोफेसर जिससे अगर आज भी आप पूछेंगे कि आपके दिल का सबसे करीबी पेशा क्या है, तो मैं आज भी कहूंगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, चूंकि वो परिस्थितियां नहीं है इसलिए हम वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए था, लेकिन हम वहां हैं जहां वो नहीं होने देना चाहते थे, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में और लोगों के यकीन और भरोसे में। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। और प्रोफेसर किस बात पर सबसे बेहतर बात कर सकता है, क्योंकि पत्रकार के होना क्या है, वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए लोग आपको बताएंगे। ये तमाम लोग संस्थान में पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन पत्रकारिता से सीधे जुड़े रहे। तो एक पत्रकार होने की तकनीकी खूबियां क्या होनी चाहिए, तकनीकी पहलू क्या होना चाहिए, वो आपको पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग बताएंगे। पत्रकार इतने बुरे हो गए कि वो जनता के बीच न जाए। कल्पना करिए, आप ऐसी पत्रकारिता कभी सोच सकते हैं कि जो देश के कथित तौर पर सबसे बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, जिस झूठी टीआरपी के दम पर वो देश के सबसे अव्वल पत्रकारों में अपनी गिनती शुमार करते हैं, उन लोगों की स्थिति यह है कि वो जनता के बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते। वो अपने आम जनता जिसके दम पर वो पत्रकार बने हैं, उनके बीच अपना माइक लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना यकीन, अपना भरोसा खो दिया है। और कुछ पत्रकार तो आज की तारीख में ऐसे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में पत्रकार ही नहीं, प्रोफेसर भी जेलों में बंद हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। पत्रकार को अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सोचना होगा। मुझे लगता है कि उस बच्चे को सुरक्षा की जरूरत है जो साइकिल पर पत्रकारिता करता था, अब उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है और मुकदमा झेलते हुए भी बेखौफ होकर के अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त में पत्रकारिता पर बात करना और ऐसे एक खूबसूरत आयोजन में बात करना, मुझे लगता है बहुत जरूरी पहलू इसका ये है। सुमित जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि नारद को पहले पत्रकार के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे देश के विश्वविद्यालयों में ज्ञान की देवी बनाकर किसको पढ़ाया जाता है? अभी देखिए चालाकी है, पहली ट्रेनिंग मैंने यही दे दी, जो मुझे बोलना था मैंने आपसे बुलवा दिया, माइक में मेरे नाम के आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चालाकी उन्हीं को थोड़ा ही आती है कि देश के गद्दारों को फिर सामने से आवाज आई, और टीवी पर बैठकर उनका प्रवक्ता कहता है कि नेता ने थोड़ा ही बोला था गोली मारने के बाद, वो तो जनता ने बोला था। समझ रहे खेला? सबसे बड़ा खेल आज की तारीख में कुछ है तो वो भाषा है, और उस भाषा में ही खेल खेलना होता है। प्रोफेसर अपने ढंग से खेल खेलता है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी उसके तो पत्रकार ही है। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भी आप समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में आपको अगले कुछ मिनटों में ले जाना चाह रहा हूं। कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है,
इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी बात कहां कैसे कहना है। मेरी बातचीत का यही बिंदु कि जब आपके शैक्षणिक संस्थानों में मिथकों के जरिए कहानी सुनाई जाए कि नारद जिनका वजूद था या नहीं था यह भी प्रमाणित नहीं है और वो पहले पत्रकार हैं, तो देश के विश्वविद्यालयों में क्या होगा। आज जिन्हें प्रोफेसर होना चाहिए वो विश्वविद्यालयों से बाहर हैं, और मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम लोग बाहर हैं, और जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके पास शुद्ध लिखने को कह दो तो एक पन्ना लिख नहीं पाएंगे, उनकी भाषा इतनी खराब है, उनकी समझदारी इतनी खराब है, लेकिन वो एक खास किस्म के ढांचे में शर्तों को पूरा करते हैं, तो इसलिए वो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ही नहीं वाइस चांसलर तक बने हुए। मेरे वाइस चांसलर का एक दिन एक फोटो आया कि उसने अपने ऑफिस के पास एक कार्यक्रम किया, और जिसमें आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है, और उसके सामने हवन हो रही है, हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना हो रही है, और उसमें बैठकर हवन कर रहा है एक कुलपति देश के सरकारी पैसे से चलने वाले एक सरकारी संस्थान का। फिर उस देश में क्या कोई निष्पक्षता उस विश्वविद्यालय के भीतर बची क्या? अब ये पत्रकारिता में बहुत आराम से यही रवैया यही चीजें चली गई। इसलिए एक तबका जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सत्ता के पक्ष वाला है, इसलिए वो अपनी भाषा वही बनता है जो भाषा सत्ता की होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। विपक्षी दलों का 2024 में एक गठबंधन बना और उसने अपना नाम रखा INDIA, सोच के रणनीति बना के उसने उसका नाम क्या रखा? इंडिया। और उसने ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई कि जब सत्ताधारी दल हमारा विरोध करेंगे तो उनके सामने दबाव होगा कि वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं। भाषा से खेल कैसे होता है इसको आप इस तरह से उदाहरण से समझे। फिर सत्ताधारी दल के सामने ये चुनौती तो आ गई कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम कोई ऐसी बात का विरोध करेंगे तो विपक्ष वाला गठबंधन सीधे कहेगा कि देखो जिनको इंडिया से दिक्कत है वो कहां चले जाएं। अच्छा, अब आप समझ गए कि बोल रहे हैं। तो यही खेल है बस। तो सत्ताधारी दल ने इसकी काट क्या ढूंढी। सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता ने, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि क्लास लेने का मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं कि हर बात वैसे ही बोल के समझाई जाए कि जब लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं। बातचीत से भी आपको अपने काम की बात निकाल लेनी है कि कौन सी बात कहां बोलनी है और कहां बिना बोले भी उससे बेहतर काम किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने उसकी काट क्या ढूंढी, उसका नाम रख दिया इंडी अलायंस। ए से अलायंस, तो बाकी 4 अक्षर वो शॉर्ट फॉर्म का ही बोलते रहे और अलायंस को पूरा बोलते रहे, तो इंडिया विरोध हो नहीं पाए। अब आप देखिए, सत्ताधारी दल के नेता ने बोला, यानी वो एक पार्टी है, और पत्रकार अपने टेलीविजन चैनल पर अपने स्टूडियो में बैठकर उसी शब्द को बोल करके सवाल पूछने लगा कि बताओ भाई इंडी अलायंस वालों, तुमने देश का भला किया या बुरा किया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पत्रकारिता तो कतई नहीं कहलाता है, क्योंकि आप एक पक्ष बन गए ना। तो कहां गया वो निष्पक्ष होना या तटस्थ होना? मेरी एक साफ समझ है, मेरी समझ ये है और मेरी गुजारिश आपसे ये है। मैं जब क्लास में पढ़ाया करता था तो अपने विद्यार्थियों से कहता था कि चूंकि हिंदी पढ़ाता था, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी नहीं हूं, लेकिन राजनीति करना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जो राजनीति करेंगे नहीं वो राजनीति के शिकार होंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर जिनको हम अपना वैचारिक पुरखा मानते हैं, वो तो दोनों चुनाव हार गए। कई बार लोग कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिए गए, और अभी आशुतोष जी जिस स्टीव जॉब की कहानी सुना रहे थे उससे ये पता चला कि नौकरी से निकाला जाना तो बड़ा शुभ होता है। आईफोन वाले को निकाला गया, बाद में जब गया तो सीईओ बना और पूरी दुनिया पर राज किया। आज भी आईफोन सबसे बड़ी एक उपलब्धि और कामयाबी के रूप में बना हुआ है।